हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ मेरे सपनों का भारत का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने भाग 1 बना दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखें। मेरे सपनों का भारत एक निबंध है और इसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। कल हमने इस पाठ में वो सारी चीजें पढ़ी थी कि अब्दुल कलाम जी भारत के बारे में क्या सोच रखते हैं, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं और वो कैसा देश देखना चाहते हैं और अपने देश को वो कैसा देखते हैं। हमने कल पढ़ा था कि हमारे इतिहास की बहुत ही प्रसिद्ध खोजें, जैसे शून्य का आविष्कार, सूर्य का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण की खोज, ये सब हमारे देश में हो चुकी है। साथ ही नई अनेकों वैज्ञानिक खोजें भी हमारे देश के दार्शनिकों ने की है। इसी के साथ हम इस पाठ में आगे शुरू करते हैं। आज स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। इसने अब महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना और आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रेरित किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। पहली बात हम स्वतंत्रता की करें, हमारे जो भी उपलब्धियां हमने पाठ में इससे पहले पढ़ी है वो अधिकतर स्वतंत्रता के पहले की है, मतलब लगभग सब। अब हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। अब हमें हमारे देश के विकास के लिए सबसे पहले योजना बनाने की जरूरत थी, तो हमारी सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी। इस योजना में महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना का आधारभूत ढांचे का निर्माण किया। उद्योगों की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचा मतलब उद्योगों की स्थापना के लिए किन चीजों की आवश्यकता है वो सारा तैयार करना, जिससे कि उद्योग होने से देश का विकास हो सके। तो 70 के दशक में पहले हरित क्रांति के परिणाम देखने को मिले, जिसने भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को निश्चित समयावधि में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाया। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में भी काफी विकास देखने को मिलता है और कई अनुसंधान और विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई है, जिसका नेतृत्व विभिन्न क्षेत्र के योग्य नेता कर रहे हैं। पहला परिणाम हमारी पंचवर्षीय योजना का हमें हरित क्रांति के रूप में 70 के दशक में मिला। हमने हरित क्रांति शुरू करी थी। हरित क्रांति में क्या था कि हमारे देश में हमें आजादी के बाद सबसे पहली जो समस्या का सामना करना पड़ा था वो थी खाद्यान्न समस्या, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। हमारे देश में मुख्य रूप से अनाज की कमी थी, पूर्ण खाद्यान्न नहीं था, जिस कारण से उस खाद्यान्न की पूर्ति के लिए हमें अधिक अनाज और खाद्यान्न की आवश्यकता थी। अब उस खाद्यान्न की पूर्ति के लिए अब हम जमीन तो बढ़ा नहीं सकते थे, देश की जमीन जितनी है उतनी है, तो हमें नई तकनीकों का प्रयोग करना पड़ा। हरित क्रांति में हमने उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया, अच्छी मशीनों का, नई तकनीक का, खेतों में खाद, यूरिया, इन सब के प्रयोग किए, कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिससे कि अनाज की पैदावार बढ़ी और हरित क्रांति हमारे देश में आई, जिससे कि हमारे देश में अनाज की उत्पादनता बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसके बाद अनाज के बाद हमारे देश में आवश्यकता लगी दूध उत्पादन को बढ़ाने की। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने ऑपरेशन फ्लड चलाया, जिसमें श्वेत क्रांति कहा जाता है, जिसका मुख्य उदाहरण है अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल सहकारी संस्था। आज हम सभी को पता है अमूल का दूध आता है। ये उसी समय स्थापित हुआ था जो गुजरात के आणंद जिले में है। दूध का उत्पादन बढ़ाया गया, उसके लिए नई तकनीक का प्रयोग किया गया।
नई नीति का प्रयोग किया गया, जिससे कि हमने विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन के हम सबके सामने आए हैं। कमी को तो हमने दूर करा ही है, लेकिन हमने उपलब्धि को भी प्राप्त किया। इसी के बाद में हमने विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी अनेकों अनुसंधान किए हैं, अनेकों खोज की है और अनेकों क्षेत्रों में नेतृत्व का कार्य किया है। प्रौद्योगिकी की जो मशीनें हैं उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है देश के विकास पे, क्योंकि प्रौद्योगिकी मशीनों से उत्पादन कार्य शीघ्र होता है, जो विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे दिया है, भारत के उपग्रह तथा उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों द्वारा रखे गए ठोस आधार ने भारत को किसी प्रकार का उपग्रह डिजाइन तथा विकसित करने और उसे अपनी ही धरती से अपने प्रक्षेपण यानों द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता प्रदान की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि हमारी शुरुआत बाद में हुई थी। हम परतंत्रता की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इतना बाद में शुरू करने के बाद भी भारत के जो उपग्रह है और प्रक्षेपण यान है, इन कार्यक्रमों ने क्या शुरुआत करी कि इतना ठोस आधार दिया हमारे देश को कि हमारे देश के डिजाइन अब इतने विकसित है कि वो खुद के ही उपग्रह को, खुद के ही प्रक्षेपण यान, मतलब जिसमें उपग्रह को, सैटेलाइट को भेजा जाता है जिस रॉकेट में, जैसे आपने मंगलयान मूवी अगर देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है। तो उसमें जैसे यान को भेजा जाता है तो वो सारे प्रयोग हम कर सकें स्वयं, बिना किसी की सहायता के। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रयोग के साथ हम प्रयोगों में सफल भी रहे हैं। PSLV-C5 की 7वीं सफल उड़ान ने, जिसमें रिसोर्स सेट 1 को सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया, ये स्वदेशी योग्यता में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। PSLV का नाम भी आपने उस मंगलयान वाली मंगल मूवी में देखा होगा। ये हमारे यहाँ का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसकी 5वीं बार ये सफलता से उड़ा है। और ये रिसोर्स सेट इनको ऑर्बिट में स्थापित करता है, मतलब हमारे अंतरिक्ष में जाकर उसको स्थापित करता है, जिससे हमें वहाँ की जानकारी और उचित सिग्नल मिलते हैं। इसी प्रकार भारत किसी भी प्रकार के मिसाइल या मुखाग्र को डिजाइन करने, उसको विकसित करने और उसका उत्पादन करने में सक्षम हो चुका है। भारतीय सेना में पृथ्वी तथा अग्नि को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमता का प्रमाण है। ये हमारी स्वदेशी निर्मित खुद की अपनी बनाई हुई मिसाइलें हैं, पृथ्वी और अग्नि। परमाणु ऊर्जा उत्पत्ति तथा अस्त्र विकास में हमारी उपलब्धियां विकसित विश्व के मुकाबले की है। हमारे परमाणु ऊर्जा हमने इतनी अर्जित कर लिया है, इतना विकास कर लिया है उसमें कि एक विकसित राष्ट्र जितना हम मुकाबला उनसे कर सकते हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे परिवर्तन के लिए युवा उद्यमियों का विशाल समूह प्रशंसनीय है। हमारे सॉफ्टवेयर अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार जो है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जैसे आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। उनका जो व्यावसायिक बाजार है उसमें भी हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे जो युवा उद्यमी हैं, उद्यमी मतलब किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने वाले साहसी व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है। ये उद्यमी बड़े विशाल समूहों में ये काम कर रहे हैं। हमारा कुशल जन संसाधन विश्व में सबसे इच्छित संसाधनों में से एक है। मतलब हमारा जन संसाधन किसे कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब हम मानव, हम इंसान एक संसाधन के रूप में माने जाते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड मतलब इच्छा या मांग जिस जन संसाधन की है वो हमारे भारत का जन संसाधन है। अर्थात हमारे भारत के जन संसाधन में बुद्धि और शक्ति उतनी ज़्यादा है। यह विकसित विश्व के आर्थिक विकास में भारतीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों के बड़े योगदान से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त अपनी जनसंख्या तथा शिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता के कारण भारत तुरंत बौद्धिक कर्मियों की विशाल संख्या तैयार कर सकता है। हमारी जनसंख्या बहुत है, साथ ही जनसंख्या बहुत होने के साथ ही हमारी जनसंख्या शिक्षित भी है।
अधिक जनसंख्या और शिक्षित जनसंख्या होने के कारण हम बहुत बड़ी जनशक्ति स्थापित कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम विकसित देशों में संभव है, क्योंकि ना तो उनके पास इतनी जनशक्ति है, ना ही इतना बड़ा समूह है उनके पास। भारत के पास कुछ ऐसी संपदाएं तथा लाभ है जिनके बारे में विश्व के कुछ देश गर्व से दावा कर सकते हैं। हमें अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान योगदानों तथा अपने भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को पहचानना चाहिए। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी संपदाएं भी है, ऐसे लाभ भी है जो विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो, और हमें वो अपने ऊपर और हम अपने ऊपर उस पर गौरव महसूस करें। हमें हमारे अतीत पर गौरव होना चाहिए और हमारा जो वर्तमान है उसमें हमें योगदान देना चाहिए और भविष्य की रूपरेखा बनानी चाहिए। और भविष्य की रूपरेखा बनाने के पहले हमें प्रतिस्पर्धा को जान लेना चाहिए कि हमारी भविष्य में प्रतिस्पर्धा किसके साथ है। हमेशा प्रतिस्पर्धा का अंदाजा लगाकर ही हमें भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिए। विश्व एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रहा है, जहां समन्वित ज्ञान शक्ति तथा धन का स्रोत होगा। पूरे विश्व में क्या है, बौद्धिक समाज का विकास हो रहा है और वहां पर समन्वित ज्ञान शक्ति और धन, मतलब ज्ञान तो होगा ही होगा लोगों के पास, साथ ही धन भी होगा। हमारी चुनौती उनसे है, हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। यही समय है जब भारत खुद को एक बौद्धिक शक्ति में बदलने, फिर अगले 2 दशकों के भीतर एक विकसित देश बनने के लिए अवसर का लाभ उठा सकता है। इस रूपांतरण के लिए यह जानना आवश्यक है कि हम प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में कहाँ हैं, जो एक बौद्धिक शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए वास्तविक इंजन है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, भविष्य की जानकारी हमें दे रहे हैं कि हम जब भारत खुद एक बौद्धिक शक्ति बदलने के लिए तैयार है, आने वाले ही 2 दशकों में हम इतनी ज़्यादा बौद्धिक शक्ति का विकास कर लेंगे, एक विकसित देश बन जाएंगे। इसका पूरा अवसर है हमारे पास और हमें उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और इस रूपांतरण के लिए, क्योंकि हम विकासशील देश से विकसित देश बनने वाले हैं, हमें प्रतिस्पर्धात्मक मामले में देखना चाहिए कि हमारी प्रतिस्पर्धा किसके साथ है और एक बौद्धिक शक्ति की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए वास्तविक इंजन है, मतलब बुद्धि का विकास हमारे आगे बढ़ने वाली जो गाड़ी है, हमारे विकास की जो गाड़ी है, उसमें इंजन का काम करेगी। तो हमें इस इंजन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, तंदुरुस्त रखना चाहिए। यहाँ पर ये पाठ खत्म हो जाता है। हम अंत में ये बताना चाहेंगे आपको कि इस पाठ को आप एक बार और अच्छे से ध्यान से पढ़ें। मुझे आशा है आपको ये भाग 2 समझ में आया होगा और आप इस अच्छे से पढ़ें। इसके जो भी प्रश्न होंगे उसमें यही पूछा जाएगा कि भविष्य के बारे में और अतीत की उपलब्धियों के बारे में, हमारे भारत के अतीत की उपलब्धियां जो भी इस पाठ में दी है और भविष्य की उपलब्धियों के लिए हमें क्या योजनाएं बनानी चाहिए, या अब्दुल कलाम ने हमें क्या योजनाएं बनाने के लिए बताया है, वही सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।